हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3, इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल। तो फ्रीडम का मतलब क्या होता है? फ्रीडम का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी अधिकार है वो आप प्राप्त करें एंड आपको जैसे करना है बिना किसी को कुछ हर्ट करे वो सब चीज़ें आप करें। तो इंडिया को फ्रीडम कब मिला था? इंडिया को फ्रीडम मिला था 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश रूल से। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज तक अंडर ब्रिटिश रूल रहा और स्ट्रगल करता रहा फ्रीडम लेने के लिए। तो जो स्ट्रगल है इंडिया की इंडिपेंडेंस की, उसकी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है और सभी प्रांतों के लोग इस स्ट्रगल को ज्वाइन करे उस वक्त, और बिना सोचे समझे कि वो कौन से रिलीजन के हैं, कौन से सोशल बैकग्राउंड से है, क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, उनकी सारी इकोनॉमिक बाउंड्रीज, जो भी बाउंड्रीज थी, वो एकजुट होके उन्होंने इंडिया को फ्रीडम अचीव करवाई। अब शुरुआत में क्या हुआ, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आए और उनका उस वक्त मकसद ये था कि वो इंडिया के साथ सिर्फ ट्रेड करें, और ट्रेड भी किसका? स्पेशली स्पाइसेस का, मसालों का। अब उस वक्त जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो थे पोर्चुगीज़, डच, फ्रेंच और इंग्लिश ट्रेडर्स। तो वो इंडिया के जो कोस्टल एरियाज थे वहाँ पर आए, और जो ब्रिटिश थे उनमें सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रहे। एंड क्यों रहे? क्योंकि उनके पास मिलिट्री बहुत अच्छी थी और इस वजह से उन्होंने उसका भरपूर उपयोग लिया। और साथ ही साथ क्या हो रहा था उस वक्त, जो मुग़ल एम्पायर था वो भी गिर रहा था, उसका पतन हो रहा था। तो इस वजह से वो इंडिया को रूल कर पाए। अब जो बैटल ऑफ पलासे था वो लड़ा गया था 1757 में बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उससे क्या हुआ, जब ये नवाब ऑफ बंगाल और सिराजुद्दौला जो थे वो हार गए, तो उससे ब्रिटिश के पास पावर आ गया बंगाल के ऊपर, बिहार के ऊपर और उड़ीसा के ऊपर। और ग्रेजुअली उन्होंने और दूसरे एरियाज पे कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। अब उस वक्त जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था वो इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे 1835 में, उस वक्त इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया। और क्योंकि ये इतने डोमिनेंट होते जा रहे थे तो वो इनटॉलरेंट हो गए और अब्यूजिव हो गए। तो जैसे जैसे ब्रिटिश एस्टैब्लिश करते गए इंडिया के ऊपर कंट्रोल, तो वो इंडियंस को भी एक्सप्लॉइट करने लग गए। और वो क्या करते थे, उस वक्त जो लोकल कस्टम्स होते थे उनको डिसरिगार्ड करते थे, नहीं मानते थे, और ट्रेडिशंस को नहीं मानते थे और लोगों को चोट पहुंचाते थे इस तरह से। तो जो इंडिविजुअल्स थे वो अपना आक्रोश एक्सप्रेस करते थे। कैसे? बहुत छोटे छोटे से वो रिवॉल्ट करते थे, कॉन्फ्लिक्ट्स करते थे, विरोध करते थे ब्रिटिश का। और जो इस तरह की बढ़ती हुई फीलिंग, रेस्टलेसनेस की फीलिंग जो थी, उससे क्या हुआ, कई सारे लीडर्स उत्पन्न हुए। और इनमें सोशल एक्टिविस्ट थे, पीजेंट्स थे, टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे और दूसरे यंग मैन, विमेन, ये सब थे जिन्होंने इंडिया के फ्रीडम फाइट में हेल्प किया अगेंस्ट द इम्पीरियल रूल। तो ये फोटो दे रखी है सिराजुद्दौला की और रॉबर्ट क्लाइव की, जिनके बीच में बैटल ऑफ पलासी हुआ था। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स पढ़ेंगे जिसकी वजह से जो इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन हुआ। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857, द सिपॉय म्यूटिनी। तो ये हम देख सकते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की फ़ोटो है। तो इसमें क्या हुआ कि जो मिलिट्री माइट थी ब्रिटिश की वो इंक्रीज़ होती गई, और उन्होंने कई सारे इंडियंस को अपने आर्मी में एज सिपाही के उसमें दर्जा दे दिया अपनी आर्मी में इंडियंस को। अब जो ब्रिटिश थे उन्होंने उनके रिलीजियस बिलीव्स और जो भी वो मानते थे उसको डिसरिगार्ड किया। तो
इंडियन सिपाही जो होते थे उनकी सैलरी कम होती थी, उनका कोई करियर ग्रोथ नहीं होता था, पुअर लिविंग कंडीशंस उनको मिलती थी, और उनकी जो रिलीजियस पॉलिसीज़ थी वो सब क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करते जा रहे थे उन लोगों को, और इसकी वजह से उनमें एक आक्रोश छाया इंडियन सिपाहीज में। एंड फिर चीज़ें जब सामने आई, जब जो ब्रिटिश थे उन्होंने एक नए टाइप की राइफल इंट्रोड्यूस करी, और ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसकी जो कार्ट्रिज होती थी उसकी ग्रीजिंग काऊ और पिग के फैट से की जाती थी। अब जो सिपाही है उनको ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज है इनको मुंह से खोला जाता था, मुंह से खोलना होता था, टीयर करना होता था उनको इस राइफल में लोड करने से पहले। तो इससे क्या है, हिंदू और मुस्लिम सिपाही दोनों के जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए। और उस वक्त मंगल पांडे एक यंग सोल्जर थे, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। कैसे? एक ऑफिसर पे उन्होंने फायर किया और उसके वजह से उनको कैप्चर किया गया और फांसी दी गई ऑन 8 अप्रैल 1857। इस वजह से एक रिवॉल्ट छिड़ा, जंग छिड़ गई, विच बिगैन इन मीरठ, बट वो फिर कंट्री के बहुत बड़े हिस्से में फैल गई, और इससे शुरुआत हुई सिपाही म्यूटिनी की, और ये एक टर्निंग पॉइंट बना फॉर द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अब जो नाना साहेब, तात्या तोपे, रानी लक्ष्मीबाई, ये कुछ लीडर्स थे जो जिन्होंने लेड किया रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब हम पढ़ेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द स्वदेशी मूवमेंट। लोगों को जल्दी समझ आ गया कि जो ब्रिटिश थे वो उनके पर्सनल गेन में ही इंटरेस्टेड नहीं थे, एंड उनको खुद का ही गेन चाहिए था ब्रिटिशर्स को, और कंट्री का अच्छा नहीं सोचते थे वो। तो ये जो जब उनमें जागरूकता जागी, उससे उनमें एक फीलिंग आई नेशनलिज्म की, वो एकजुट हुए, पूरा नेशन एकजुट हुआ, इंडियंस एकजुट हुए, और धीरे धीरे जो पूरी कंट्री थी वो इस पे अपना प्रतिक्रिया देने लगी। अब ये रियलाइज़ करते हुए कि ये एक उनके रूल पे मेजर थ्रेट रहेगा, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉलिसी दी डिवाइड एंड रूल की, और उससे क्या हुआ कि उन्होंने हिंदूज एंड मुस्लिम्स पे एक डिवीजन क्रिएट किया, एंड ताकि वो लोग यूनाइट नहीं हो सके। अब 1905 में एक वाइसरॉय थे, लॉर्ड कर्जन, उन्होंने बंगाल को डिवाइड कर दिया, ईस्ट बंगाल जिसमें मेजरली मुस्लिम्स थे, और वेस्ट बंगाल जिसमें हिंदू मेजॉरिटी थी। अब जो लोग थे इस पार्टीशन पे काफ़ी फ्यूरियस हुए, एंग्री हुए, और उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, बहुत स्ट्रांगली प्रोटेस्ट किया। और जो लीडर्स थे बंगाल के, उनको लगा कि सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन और पब्लिक मीटिंग से अ, सही सब कुछ नहीं होने वाला, तो उन्होंने वहाँ के लोगों को बोला कि आप लोग सिर्फ स्वदेशी, मतलब होम मेड, मेड इन इंडिया गुड्स इस्तेमाल में लें, और जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनको बॉयकॉट कर दें। तो लोगों ने बहुत बड़े बड़े ऐसे बोन फायर्स करे ब्रिटिश गुड के, और बॉयकॉट किया ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस को, स्कूल्स को, और इस मूवमेंट को कहा जाता है स्वदेशी मूवमेंट। एंड अंत में जो ब्रिटिश थे उनको रीयूनाइट करना पड़ा बंगाल को इन द ईयर 1911। अब महात्मा गांधी एंड सत्याग्रह, महात्मा गांधी का क्या रोल था? साउथ अफ्रीका में रहने के बाद फॉर अबाउट 20 ईयर्स तक महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका में रहे। तो गांधी जी इंडिया आए 1915 में, और उससे क्या है, उनके आने से जो फ्रीडम स्ट्रगल का जो मेथड था वो बिल्कुल चेंज हो गया। उन्होंने दिखाया कि कैसे हम रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं थ्रू हिज पॉलिसी ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सच्चाई और अहिंसा का मार्ग फॉलो करना। तो वो ये मानते थे कि अहिंसा, नॉन वायलेंस, एक आम आदमी को इंस्पायर करती है इन अ मैनर दैट मिलियंस ऑफ देम पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। तो कई लोगों ने ये फ्रीडम की स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जलियांवाला मैसाकर। तो 1919 में क्या हुआ, ब्रिटिश ने एक हार्श, बहुत कड़क रॉलेट एक्ट पास किया,
जिससे क्या था, जिसमें जो पुलिस थी उनको पावर दिया गया टू अरेस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को बिना ट्रायल के, बिना पेशी दिए हुए वो अरेस्ट कर सकते थे। और इस एक्ट को के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी और जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने हड़ताल, सस्पेंशन ऑफ वर्क, मतलब काम छोड़ देना कुछ समय के लिए, वो कराया और पब्लिक मीटिंग्स की पूरी कंट्री में। और 13 अप्रैल 1919 में बहुत सारे लोग, थाउजेंड्स ऑफ लोग गैदर हुए इस चीज़ के लिए, जलियनवाला बाग अमृतसर में, एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। तो इससे क्या हुआ, जो ब्रिटिश ऑफिसर था जनरल डायर, वो बहुत गुस्सा हो गया और उसने ऑर्डर किया अपने सेना को ओपन फायर के लिए उन निहत्थों लोगों पे जिनके पास कोई भी हथियार नहीं थे, जो इकट्ठे हुए थे जलियांवाला बाग में, उन पे गोली चलाने के लिए ऑर्डर दे दिया एंड बिना किसी वार्निंग के। तो सिर्फ एग्जिट जो था उस वेन्यू का वो ब्लॉक कर दिया गया एंड जो वॉल्स थी वो बहुत ऊंची थी, कूदने के लिए वहाँ से कोई एस्केप नहीं था एंड इसकी वजह से कई सारे आदमी, औरत, बच्चे ये सब मारे गए। अब ये जो बहुत ब्रूटल मसाकर हुआ, लोगों को मारा गया इकट्ठे करके, तो इससे क्या है, एक लहर दौड़ गई, सब लोग हिल गए और आक्रोश छा गया लोगों में, पूरी कंट्री में। एंड जो भी नेशनल लीडर्स थे वो इस एक्ट के अगेंस्ट स्ट्रांगली उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अब हम पढ़ेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो गांधी जी ने ये मूवमेंट लॉन्च किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और लोगों को ये इनक्रेज किया इस को फॉलो करने को, कि इसमें आप बिल्कुल भी ओबे नहीं करेंगे ब्रिटिश को, डिसओबीडियंस करेंगे एंड कोऑपरेट नहीं करेंगे, नॉन कॉपरेशन विद द ब्रिटिश। तो उनको ब्रिटिश को मना करना था, बट हम हमेशा एकदम पीसफुल रहना था और नॉन वायलेंट रहना था। ये जो रिपोर्ट्स थी वायलेंट क्लैशेस की कुछ जगह पे फिर भी चलती रही, जैसे कि चौरा चौरी उत्तर प्रदेश में इंसिडेंस हुआ था जिसमें लोगों की कुछ क्राउड, देवर क्राउड ऑफ पीपल सेट फायर, उन्होंने आग लगा दी टू अ पुलिस स्टेशन में। लोगों की कुछ क्राउड ने आग लगा दी और उसमें 22 पुलिसमैन मर गए। और गांधी जी को बहुत एक तरह से दुख हुआ इस इंसिडेंट्स को जान के। चौरा चौरी मूवमेंट था इसका नाम। एंड फिर उन्होंने अपना ये जो मूवमेंट है सिविल डिसोबीडियंस को, उसको कॉल ऑफ कर लिया, ले लिया वापस। अब हम पढ़ेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो ये गांधी जी की लीडरशिप के अंडर स्टार्ट हुआ जब उन्होंने सॉल्ट लॉ जो ब्रिटिश ने बनाया था उसको ब्रेक किया। और इसमें क्या होता था कि बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज किया गया सॉल्ट पे एंड जो इंडियंस थे उनको सॉल्ट नहीं बनाने दिया गया। तो प्रोटेस्ट में गांधी जी ने एक सॉल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करा और जिसको फेमसली हम बोलते हैं डांडी मार्च। ये फोटो है डांडी मार्च की। और 12 मार्च 1930 में उन्होंने अपना साबरमती आश्रम जो कि अहमदाबाद में है वो छोड़ा और दांडी पहुंचे 5 अप्रैल 1930 में। एंड उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, रास्ते भर चलते जा रहे थे, मोटिवेट करते जा रहे थे। और अगली सुबह गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कुछ सी सॉल्ट कलेक्ट किया विच वॉज लेफ्ट बिहाइंड बाय द वेव्स एंड दस ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। तो जो मूवमेंट था ये दूसरे पार्ट्स पे भी फैल गया कंट्री के। अब हम पढ़ेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। तो अगस्त 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, या फिर इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कह सकते हैं। और ये सभी इंडियंस के लिए कॉल था टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट नेशन एंड टू नॉट फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ ब्रिटिश। इस मूवमेंट ने कई सारे अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ते हुए देखा एंड जिनके खुद के लीडर्स थे, जिसमें सी राजा गोपालचारी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और कुछ लीडर्स थे जिन्होंने जो फ्रीडम फाइट है उसको लीड किया। गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, डू और डाई, एज एन अपील टू द पीपल टू कंटिन्यू फाइटिंग टिल द ब्रिटिश लेफ्ट द कंट्री। अब सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स हुए कई सारे फॉरवर्ड थिंकिंग एक्टिविस्ट थे, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि वो सोशल कंडीशन लोगों की इम्प्रूव कर सकें इंडिया में। एंड उन वो कई सारे जो कस्टम्स थे, जैसे कि उस वक्त प्रचलित थे चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, कास्ट सिस्टम,
तो जो जिससे कंट्री की ग्रोथ रुक रही थी वो सब उन्होंने हटाने की कोशिशें करी। सोशल एक्टिविस्ट में थे राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे वर्क किया। सोशियो रिलीजियस ग्रुप्स जैसे कि ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, इससे इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्मर्स में थे स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फूले, दादा भाई नरोजी। तो इन्होंने भी कंट्री के बेटरमेंट के लिए वर्क किया। सुनो। अब हम पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस के बारे में। 1945 में जो ब्रिटिश थे वो मान गए इंडिया को छोड़ने के लिए, बट उन्होंने डिसाइड किया कि वो कंट्री को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इंडिया ने खुद को एक इंडिपेंडेंट नेशन में डिक्लेयर कर लिया था इन 15 अगस्त 1947 में। और जो लॉर्ड माउंट बेटन थे वो एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे फॉर मोर देन 1 ईयर बिफोर बीइंग सक्सीडेड बाय सी राजगोपालाचारी। एंड जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। और 26 जनवरी 1950 को इंडिया को रिपब्लिक घोषित किया गया। एंड जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उस वक्त फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के बने। तो यहाँ पे अपन फोटो देख सकते हैं, ये है जवाहरलाल नेहरू जी जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, और ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इंडिया के। अब जो पार्टीशन था इंडिया का, उससे कई लोगों को फोर्स किया गया टू लीव देयर होम्स बिहाइंड, एंड द पेन एंड वायलेंस दे विटनेस स्टिल लिव्स इन आवर हार्ट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।